साहब, डू मोर के लिए कहा जा रहा है। हाँ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ही रह गए कि डू मोर, कुछ और करो, कुछ और दो, हल बिन मजीद। और हम बड़े खुशी खुशी इस बात को कहते हैं कि हमने भारत को शिकस्त दे दी। हमारे वजीर खारजा ने कल फिर कहा कि हम ब्लैक लिस्ट पे नहीं आए, ये भारत की शिकस्त है। ब्लैक लिस्ट का मामला तो 3-4 महीने पहले ख़त्म हो चुका था, जब हमने आधे से ज़्यादा वो पे काम कर लिया था। उसी वक्त चेयरमैन ने अनाउंस किया था कि अब इंडिया के सहाफ़ी के जवाब में कि अब ब्लैक लिस्ट का मामला ख़त्म हो चुका, वो ऑप्शन नहीं है। और अब हमारे वज़ीर ख़ारजा कल कह रहे हैं हमारी बड़ी कामयाबी। मैं समझता हूँ मुझे मायूसी हुई है। मतलब वही हुआ कि ज़ाती मुचलके और अदालती मुचलकों पर हमें फिर रिहा कर दिया गया है, और फिर हम कहेंगे कि हम भारत को नाकाम बनाकर आ गए हैं और सियाह लिस्ट से बाहर हैं। ठीक है जनरल साहब, हम तो बड़े पुरुमीद थे कि शायद इस बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, ये क्या हुआ? ये कि भारत ने वो लोग जो आइडेंटिफाई किए हुए, जिनको वो कहता है कि जी वो लश्कर तैयबा में थे, जैश मोहम्मद में थे, फलाह में थे, वो में थे, उसमें से हो सकता है कि कुछ का अभी भी नाम बाकी हो और प्रेशर ये आ रहा हो कि जी इनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। उसके अलावा ये भी है कि हमने कवानीन बना लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मैकेनिज्म वाज़ेह नहीं है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि अभी तक उस मैकेनिज्म की एप्लीकेशन या उसका ग्राउंड पे कोई हमें लेआउट नजर नहीं है। मोना, फैटिफ की सेटिस्फेक्शन के लिए पाकिस्तान और क्या करे? तो FATF में मेंबरान है, उनकी शायद हमें उस तरह से हिमायत हासिल नहीं है। ये कहना गलत है। हकीकत पसंदाना जो बात है वो यही है कि शायद आइंदा आने वाले माह में भी उनकी हिमायत हमें ना मिल पाए, जैसे कि अभी तक भी नहीं मिल पाई है। ये जाहिर है एक परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा दिया जाता है कि हम ग्रे लिस्ट से निकलने वाले हैं। ये जाहिर है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक पब्लिक सेंटिमेंट के लिए ये एक बात होती है। असल में हकीकतन हम शायद ग्रे लिस्ट से ये जो एक्सपेक्टेशन गलत है कि हम निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ऑल्दो किया बहुत कुछ है लेकिन वो वोट्स हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान से मुतालिक मगरबी दुनिया क्या परसीव करती है, किस तरह से परसेप्शन में बेहतरी लाई जा सकती है? देखें, जितना मुश्किल और पेचीदा प्लान पाकिस्तान को दिया गया और जिस किस्म के ये पैरामीटर्स थे, ये प्लान तो वही मुल्क पूरा कर सकता है कि कोई यूरोप का मुल्क हो, बड़ा जदीद हो, तरक्की याफ्ता हो, 22 करोड़ उसकी आबादी ना हो, 20-22 लाख उसकी आबादी हो, ना उसका हमसाया अफगानिस्तान जैसा कोई मुल्क हो जहां पे मुसलसल खाना जंगी रही है, ना उसका हमसाया कोई हॉस्टाइल इंडिया जैसा मुल्क हो, और उसके साथ साथ अमेरिका ने वहां पे पूरी दुनिया से जंगजू भी इकट्ठे ना किए हों नाम नेहाद जिहाद के नाम पर, और फिर अमेरिका अपना मफाद निकालने के बाद वहां से भागा भी ना हो, और वो सारा मैस जो है वो पाकिस्तान के अंदर छोड़ गया हो, जिसकी वजह से ये हालात हमें आज भुगतना पड़ रहे हैं। तो इस किस्म का पेचीदा प्लान जो दिया है इन्होंने हमें, तो उसके ऊपर उसके बावजूद 24 नुकात पर हमने अमल किया। और ये अगर जिस किस्म के पैरामीटर्स हैं, अगर ये पैरामीटर्स अप्लाई आप कर दें भारत पे, तो वो अगर ब्लैक लिस्ट में नहीं जाता तो ग्रे लिस्ट की भी अगर कोई इससे ज्यादा बुरी कैटेगरी है तो उसमें उसको जरूर जाना चाहिए। फिर आप ये देखें कि जिन 3 नुकात पर पाकिस्तान को कहा गया है कि इसके ऊपर अमल नहीं किया या इसके ऊपर अमल करें, वो तीनों टारगेटेड नुकात वो हैं जो भारत उठाता रहा है। उनमें से एक नुकता यह है कि ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जिनको दहशतगर्द अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है, या शख्सियात उनके इमा पे आगे काम करने वाले जो लोग हैं, उनके खिलाफ आप टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करें। इसी तरह जो 2 करारदादें हैं जिनके तहत हाफिज सईद को भी दहशतगर्द करार दिलवाया था भारत ने, उन करारदादों का जिक्र किया गया। इसका मतलब तो यह है कि ये जो 3 नुकात हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से और भारत का जो बेहतर असर रसूख है और उसकी जो लॉबी है उसकी वजह से किया गया है। तो ये पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। और ये कहना कि हम जीत गए हैं, यानी ये ठीक है कि हमने मेरिट पे काम किया है, लेकिन ये बात अगर आप उन 3 नुकात को देखें तो लगता है कि भारत ने हमें इस मामले पर सफारती शिकस्त दी है और हमें निकलना चाहिए था मेरिट पे, लेकिन भारत की बेहतर लॉबिंग की वजह से। और दूसरा बदकिस्मती ये भी है कि भारत की लॉबिंग और उसके साथ जो मफादात जुड़े हुए आलमी बरादरी के, वो हमें मार रहे हैं। खासतौर पर ये 3 पॉइंट्स आप पढ़ें तो बड़ा ही अफसोसनाक है कि सिर्फ भारत की वजह से हमें ग्रे लिस्ट में रखा गया। यानी ये जो 3 पॉइंट्स इनका जिक्र फैटिफ में किया जा रहा है, ये तीनों पॉइंट्स वो हैं जो बार बार भारत उठा रहा था और इसी की वजह से पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में। पाकिस्तान और भारत पर मसले कश्मीर के सिलसिले में बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर जोर दिया है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने दोनों ममालिक की तरफ से कशीदगी में कमी लाने के फैसले का भी खैर मकदम किया है। हम अपने तज्जियाकारों के सामने ये सवाल रख रहे हैं कि क्या दोनों ममालिक में मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं? जनरल साहब, देखिए, मुज़ाकरात तो शुरू हो सकते हैं,
और उसमें मेरा ख्याल है कि रुकावट आएगी। पहली अगर पाकिस्तान ने ये शर्त इसी तरह रखी जो पहले रखी थी कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया गया है, उसको रेस्टोर करें, आर्टिकल 35 को रेस्टोर करें, तो ये शर्त अगर इसी तरह मौजूद है तो फिर तो मेरा ख्याल है मुज़ाकरात शायद शुरू ना हो सके। तो इसलिए फिलहाल कोई ऐसा माहौल, कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती जहां आदमी ये कह सके कि मुज़ाकरात शुरू होंगे और वाकई बामकसद होंगे और मसले के हल की तरफ हम जा सकेंगे। वो कोई ऐसी सूरत नहीं। ठीक है, यानी मसाइल के हल की तरफ जाना मुश्किल नजर आता है भारत के साथ। एनबीसी हम इससे कबल भी डिस्कस कर चुके हैं कि भारत से हमें हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है। इस बार अगर अमेरिका की जानिब से दबाव डाला भी जाए तो भारत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना बिठाना कितना मुश्किल काम हो सकता है? कल मैंने जो दलाइल पेश किए थे इस मुकदमे में, वो आज मैं दोहराऊंगा नहीं। सही, जो अदालतें बाज़ औक़ात मना कर देती हैं कि दोहराओ नहीं। आज नए दलाइल लेकर आया हूँ मैं। अगर हमने भारत से मुज़ाकरात शुरू किए तो ये हमारा कौमी जो एक नज़रिया है उसके खिलाफ वर्जी होगी। सही। प्राइम मिनिस्टर ने कई बार कहा है, पहले तो कई बार हम फ़ोन करते रहे, उसने फ़ोन नहीं उठाया बदबख्त ने। हमारे मिस कॉलें भी बहुत चली गई, कुछ कॉलेज आई भी हो गई हमारी, तो ना फ़ोन उठाया ना बात की उसने, ना उसने कोई सलाह वलाम का जवाब भी दिया। उसके बाद 5 अगस्त हो गया। 5 अगस्त से पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे थे कि मोदी आएगा तो मसला कश्मीर हल हो जाएगा। मैं बार बार ये दोहराऊंगा इस बात को ताकि चोट लगती रहे, और वो मसला हल नहीं हुआ और मसला ख़राब हो गया, बर्बाद हो गया, कश्मीर एनेक्स हो गया। उसके बाद भी हमने कहा कि शायद कोरोना के बाद हम मसाइल को हल कर लें, वो भी मसाइल हल नहीं हुए। अब जो सूरत हाल है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ी बहुत इतनी आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं। सूरत हाल ये कि हिंदुस्तान वज़ीर दिफा ने 2 pronged वार का नजरिया पेश किया था। एक साथ जंग भारत से और चीन से, पाकिस्तान से और चीन से, एक साथ जंग का नजरिया। ये पुरानी बात नहीं है, 2 महीने पहले की बात है ये। तो 2 महीने पहले नजरिया पेश किया गया और आज हमसे बात की जा रही है कि कल जो हुआ, कल भी बहुत गलत रिपोर्टिंग हुई है हमारे यहाँ। जंग बंदी नहीं हुई, जंग बंदी की खिलाफ वर्जी बंद होने का वादा हुआ है कि हम जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। कोई नया मुआहदा नहीं हुआ। उस मुआहदे को विदिन हाफ एन आवर और एन आवर अमेरिका की तरफ से और यूएन की तरफ से उस वाह को वो मुशायरा शुरू हो गया। क्या बात है, क्या बात है। पुरानी बात है, भारत जारहियत कर रहा था, भारत ने कहा हम जाहिरत नहीं करेंगे, उसकी वजह कल मैंने बता दी थी आपको। ठीक है इब्राहिम साहब, जनरल साहब ने भी बात की कि मुज़ाकरात की जानिब अभी हमें हालात जाते दिखाई नहीं देते, नॉन सीरियसनेस का मुजाहरा किया जाता है इंडिया की जानिब से। दूसरा मामला यह है कि अगर कश्मीर में 370 और 35A के तहत अगर आबादी का तनासुब बदल दिया जाए तो सूरत हाल मजीद खौफनाक और खराब हो सकती है। उसके बाद अगर रेफरेंडम कराया जाता है तो वो ढोंग होगा। इन तमाम मामलात का हल किस तरह से निकलेगा अगर बातचीत भी पॉसिबल नहीं होगी? देखें, इस मामले के 3 आप फरीक हैं। एक भारत इसका फरीक है जो बना हुआ है और जारे फरीक है। कश्मीरी एक इसके फरीक हैं जो इस वक्त मजलूम है और पाकिस्तान की कोशिश है कि वो उनका मुकदमा लड़े। अब आप अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे तो आपके टेबल के ऊपर और क्या ऑप्शन हैं? क्या हमारे पास हमारे टेबल पर जंग का ऑप्शन है? अगर ये जंग का ऑप्शन हमारे पास होता तो प्रोबेबली शायद हम इसका कोई इशारा दे चुके होते या दुनिया को बता चुके होते कि ये मसला जो है हम जंग की तरफ लेके जा सकते हैं। ये साफ जाहिर है, ये खुद को धोखा देने वाली बात है अगर हम कहें कि इस वक्त कोई जंग का ऑप्शन टेबल पर मौजूद है और सिर्फ एक जंग के जरिए हम मसला कश्मीर पर कोई फैसला कुन ऐसा किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जंग की तरफ भी नहीं जाते, जो कि जाहिर है कि इस वक्त रियलिस्टिक ऑप्शन नहीं है, और मुज़ाकरात भी नहीं करते, तो इसका मतलब यह है कि कश्मीरियों की ये जो इस वक्त हालत ज़ार है वो जारी रहेगी। सिर्फ आपके मुज़ाकरात ना करने से तो वहां को सूरत हाल बेहतर नहीं होगी। इसलिए अपनी तरफ से आपको एक इनिशिएटिव जो है, जैसे अमरीकी नई इंतजामिया ने कहा है, तो आपको अपनी तरफ से तजावीज़ तैयार करनी चाहिए। और इसमें आप देखें कि जनरल बाजवा का कुछ चंद दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था कश्मीर के हवाले से, आप उसको भी मद्देनजर रखें, बड़ा अहम स्टेटमेंट था। और उसके बाद ये जो DGMOs का राब्ता हुआ है, ये जो अब मुज़ाकरात की एक शुरू हुई है बात, ये उन्हीं राब्तों के बाद शुरू हुई है। तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों कि किस तरह की बातें जो है पाकिस्तानी मीडिया अपने अंदर जो है करता है, किस तरह की डिस्कशंस वहाँ के न्यूज़ चैनल्स पे होती हैं।
तो दोस्तों उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पे हमेशा एक या दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हैं, और वो होता है, सबसे पहला जो उनका मुद्दा होता है वो होता है कश्मीर का, कि भाई कश्मीर में ये है, कश्मीर में वो है, कश्मीर में ये हो रहा है, कश्मीर में वो हो रहा है। लेकिन दोस्तों इनको एक्चुअल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो कहीं भी पता नहीं होती हैं। किसी भी एरिया की, इंडिया की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो इनको पता नहीं है। दूसरा ये दोस्तों बात करते हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी की। तो मैं बात करूं फॉरेन पॉलिसी की, तो आप सभी जानते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी IFS ऑफिसर्स जो हमारे चुन के जाते हैं वो ज़्यादा जो है उसको वाइब्रेंट तरीके से चलाते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत ही हार्ड जो है एक प्रोसेस होता है एक IFS ऑफिसर बनने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जो है इंटेलिजेंट होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। तो वो लोग हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी को लीड करते हैं और वही चलाते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप अगर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो वहाँ पे जो इस तरह की जो सर्विसेज में लोग जाते हैं उनको सिफारिश से एंट्री मिलती है। वहाँ पे जो है 2 नंबर के काम के ज़रिए आप पैसे वैसे देकर आप कहीं भी लग जाते हैं। आपकी किस तरह की अप्रोच है वो चीज़ वहाँ पे मैटर करती है। जबकि आप जानते हैं कि इंडिया में कंपटीशन होता है इस चीज़ के लिए, और एक ही बहुत ही ज़्यादा हार्ड कंपटीशन जो है क्लियर करके तब जाना पड़ता है आगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, इस तरह की वीडियो दोस्तों बहुत सारे लोग बनाते हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग बनाते हैं, और हमारे लिए एक डिप्लोमेसी का लेवल जो है एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।